हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हर किसी को पता है कि ये जो पॉपुलर शायरी मैंने अब जो कही वो मिर्जा गालिब जी की है। मुझे एक दरिया से पूछो क्या है किनारों की अहमियत, टूट जाए गर वो किनारे तो क्या थी मेरी हैसियत। डोंट वरी, शायरी मैं जिस तरीके से कह रही हूँ उस तरीके से कहकर आपको पकाने वाली नहीं हूँ, पर डेफिनेटली ये शायरी जिन्होंने लिखी है वो आज मेरे पॉडकास्ट पे इनवाइटेड है और वो अपने अंदाज में आपको इन शायरी का रिसाइटेशन देंगे। जिन शायर की मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है हरप्रीत सिंह, जिनका अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है और इसकी डिटेल्स मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप सबको प्रोवाइड कर दूंगी। आज का मेरा जो पॉडकास्ट है एक खास ओकेजन पर रिलीज हो रहा है, दिवाली के, विच इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, अ क्रैकर फेस्टिवल, एंड आई होप दैट माय टुडेज पॉडकास्ट विद हरप्रीत, वेयर आई एम गोइंग टू decode an unconventional शायर, is going to fill up your hearts with love, joy, romance, happiness, contentment, peace of mind and so much more। उर्दू एक बहुत ही स्वीट एंड पोएटिक लैंग्वेज है। हरप्रीत एक मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी है। वो काफी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड रहे। उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ली एंड ही इज अ फिटनेस एंथुसियास्ट। ही परस्यूज हिज पैशन ऑफ क्रिएटिंग एंड कंपोजिंग पोएट्री और शायरी इन हिंदी, पंजाबी एंड उर्दू एंड ऑन वेरियस टॉप। तो चलिए फिर चलते हैं और करते हैं आज की अपनी गुफ्तगू हरप्रीत के साथ। अक्सर हम में से कुछ लोग कभी कभी गलत फहमियों के शिकार हो सारी जिंदगी किसी से रंजिश में, ईर्ष्या में गुजार देते हैं, जबकि जिस व्यक्ति से हम जेलस हैं उसको इस बात का इल्म ही नहीं। और जब गलत फहमी का एहसास होता है तो वक्त अपनी रफ्तार से करवट ले सिर्फ जख्मों के निशान छोड़ गया रहता है। ऐसे ही एक एहसास को मैंने कलम बंद किया है अपनी इस नज़म, मेरा कुछ ऐसा तकाजा न था, though these were never my intentions। हरप्रीत, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब पॉडकास्ट, टू माय वर्ल्ड ऑफ ऑडियंस, और सारे व्यूअर्स एंड ऑडियंस की तरफ से आपको, आपके परिवार को शुभ दीपावली इन एडवांस। नमस्कार नमिता जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर टुडेज पॉडकास्ट। एंड दीपावली के सब मेरी तरफ से आपको, सब श्रोताओं को, लिसनर्स को, व्यूअर्स को ढेरों दिवाली की शुभकामनाएं। ये दीपावली का त्योहार जो है वो इंसानियत की राह पे चलने के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक है, ऐसा मेरा मानना है। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस विद लॉट ऑफ इंटरनल हैप्पीनेस एंड पीस। दिस इज माय humble prayer to God on this auspicious day। थैंक यू सो मच हरप्रीत आपके स्वीट मैसेज के लिए। सो हरप्रीत, आपके बारे में एक ब्रीफ मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया है, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी आपके बारे में कुछ बताएं। मे बी से अबाउट योर चाइल्डहुड, आपकी फैमिली के बारे में, आपके करियर के बारे में। आप मल्टी फेसेटेड है, यू आर ऑल्सो अ फिटनेस एंथुसियास्ट। सो कुछ आपके बारे में विच विल गिव अ फ्लेवर ऑफ योर लाइफ टू माई ऑडियंस। अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी की बात करूं, नाम तो आपने मेरा बता ही दिया, बट आई थिंक मैन इज नोन ट्रेट्स एंड पर्सनैलिटी देन इज नेम एंड लोकेशन। तो मैं अपने आप में 3 डोमिनेंट ट्रेट्स पाता हूं which have helped me in good stead। One is I am quick decision maker, so whether good or bad, it has helped me also at times and it has given me a lot of challenges also at most of the times, but I'm a quick decision maker। I have a lot of high empathy quotient, and third thing goes to my credit is that I do my best। So these are my 3 traits which can define me। Otherwise yes, my childhood, मेरा बचपन, मेरा जन्म तरन तारण, एक छोटा सा टाउन है, अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। अमृतसर जो सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल है उसके 20 किलोमीटर दूर है, वहां मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरा बचपन हुआ, स्कूलिंग हुई। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से आई पास आउट MSc ऑनर्स इन फिजिक्स इन 1986 और साथ में ही PSU सेक्टर में मेरे को जॉब मिल गई। और आप जानते हैं कि वो जमाने तब थे जब जॉब मिली तो साथ में साथ शादी भी होना जरूरी थी।
तो 1987 में जॉब मिली और 1988 में आई गॉट मैरिड एट वेरी यंग एज एंड कोइंसिडेंटली हर नेम इज आल्सो हरप्रीत। तो हाँ या हमारा जो घर का नेम प्लेट है उसमें हम हरप्रीत से लिखते हैं। ओके। Yeah, so then subsequently I was blessed with 2 sons, now settled in life. They are eligible bachelors, as I would say. मैंने 2005 में PSU सेक्टर छोड़ के कॉर्पोरेट लाइफ शुरू की, रिनाउंड ऑयल सेक्टर कंपनी ज्वाइन किया। वहाँ मेरा हेडक्वार्टर जो थे वो नवी मुंबई थे और देयर आई स्टेड फॉर अराउंड 15 years, रोज टू ए फेयरली सीनियर पोजीशन। आई वाज हेडिंग द रिटेल ऑपरेशंस फॉर द लास्ट 3-4 years। सितंबर 20 में मैंने अर्ली रिटायरमेंट का प्लानिंग किया। हालांकि वो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सालों से चल रही थी। आई वांटेड टू एक्सप्लोर लाइफ बियॉन्ड कॉर्पोरेट। तो अभी तो ये है कि फॉर द लास्ट 1 year एंड मोर, आई थिंक नाउ मोर देन 1 year मेरे कैनवस पे जैसे किसी को कलम चलानी है चला रहा है और मैं भी चला रहा हूँ और देखता हूँ किस्मत किस तरफ ले जाती है। तो ये मेरा छोटा सा ब्रीफ था। इन द मीन टाइम इन 2005 आई वाज ग्रॉसली ओवरवेट टिल दैट टाइम। सो 2005 में मेरे को जैसे होता है ना आत्मा जागी कहीं ना कहीं से, तो अंदर से झटका आया। आई स्टार्टेड रिड्यूसिंग माई वेट, डूइंग एक्सरसाइज और बस फिर ऐसा चस्का लगा कि उसके बाद आई पार्टिसिपेटेड इन लॉन्ग रन मैराथन्स एंड आई हैव कंप्लीटेड अराउंड 10 मैराथन्स सिंस देन 2012 to 2019 या। और अब भी रोज की 1.5 hour to 2 hour एक्सरसाइज रहती है। सो यस यू कैन से आई एम अवेयर ऑफ माई फिटनेस। हरप्रीत, आप खतरों के खिलाड़ी ज्यादा लगते हैं। खतरों के खिलाड़ी कह लो या एक्सप्लोरिंग लाइफ कह लो या ये कह लो कि बस जो आया दिमाग में वो करना है, ऐसा फतूर रहता है। इसी तरह से शायरी शुरू हुई है। शायरी ना तो मेरा पैशन था पहले से, ना कभी मैंने कॉलेज टाइम पे, तो हम साइंस के स्टूडेंट से सारा दिन लैब, तो शायरी का तो ऐसा ही था। लेकिन खतरों के खिलाड़ी कह लो या खिलाड़ी कह लो, सिर्फ इतना ही बहुत है, ऐसा रहा। तो हरप्रीत, हम और बात करेंगे आपकी शायरी के ऊपर, लेकिन उसके पहले इफ यू डोंट माइंड कि आपको मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जरूर पूछिए जी। अब आपने जैसे कहा कि आपका नाम भी हरप्रीत है, आपकी वाइफ का नाम भी हरप्रीत है, क्या ऐसा कभी हुआ कि किसी ने हरप्रीत पुकारा हो और आप और आपकी वाइफ दोनों चले गए हो? लकीली व्हाट हैपेंड, बीच में हमें 2 नाम रहते हैं, एक घर का नाम है, एक पक्का नाम है जो हमारे सर्टिफिकेट नेम रहता है। सो आई एम यूजुअली कॉल्ड हरप्रीत एट होम आल्सो एंड माय कच्चा नाम एंड पक्का नाम आर सेम, बट लकीली माय वाइफ्स कच्चा नाम इज बबल। तो उसको बबल, तो उनको हम हमारे घर वाले, इवन मैं भी, हम बबल या बबली बोलते हैं। और वो इतनी पॉपुलर थी अपने, जहां भी हम बॉम्बे रहते थे या जहां भी हम जाते हैं, कि मुझे मिस्टर बबल के नाम से जाना जाता है। शी तो ऐसा है हमारा। That was nice. तो हरप्रीत, अब आप मल्टीफेसेटेड है। You are not actually a शायर by profession, but you still managed to create and compose amazing शायरीज. What really inspired you or attracted you to become a शायर or a poet? अगर मैं इसके बारे में, तो आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी आ जाएगी। मैं कहानी भी पूरी सुनाऊंगा आपको। ठीक है। तो ये ऐसा है कि ये सब तकदीर के बहाने थे, वरना रास्ते तो हमारे लिए भी अनजाने थे। Oh wow. चल पड़े जिन राहों पर ले चली किस्मत, हालांकि उन पर भी बहुत से संगमीर पुराने थे। संगमीर इज ए उर्दू वर्ड विच मीन्स माइलस्टोन। तो रास्ते तो हमारे लिए भी नए ही थे, बस कलम पकड़ी और लिखना शुरू किया, तो लिखते लिखते वो शायरी बन गई। हुआ यूं कि ये आई थिंक आई डिसाइडेड टू पुट इन माय पेपर्स इन मार्च अप्रैल 2020। पैंडेमिक के दिन थे, वर्क फ्रॉम होम नया नया शुरू हुआ था। तो कुछ जो हमारा कम्यूटिंग टाइम था, या शुरू में हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम मीटिंग करते थे, उसमें थोड़ा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो टाइम अपने लिए काफी मिल रहा था। हमने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना रखा था, क्लास फेलोज, जो पिछले 1 साल से शुरू हुआ था, वेयर वी ऑल चाइल्डहुड फ्रेंड्स, जो गली के दोस्त हैं, वो सब मिले। 40 साल के बाद हमने ग्रुप बनाया, एंड आई हैपन टू टॉक टू वन ऑफ देम ऑन ए डे, एंड वी ऑल रिमेम्बर्ड दोज क्रिकेटिंग डेज। तब ना तो एप्स थी, ना मोबाइल फोन थे, ना गूगल था, कुछ भी नहीं था। हमारे लिए खेलने का साधन गली में खेलना था। तो गली में, हमारी गली पक्की थी, दैट वाज ए कंक्रीट स्ट्रीट, ठीक है, मिट्टी का था, वो कच्चा था। तो उसमें हम विकेट लगा के और ऐसे क्रिकेट खेलते थे। तो क्रिकेट की जो बॉल थी वो रबड़ की रहती थी, और घरों के रोशनदान होते थे। अब की तरह नहीं, अब तो एसी हो गए, सब जगह वो हो गया। तो रोशनदान में शीशे भी लगते हैं रोशनी के लिए, और गेंद का और रोशनदान के शीशे का वही रिश्ता है जो कुत्ते और बिल्ली का रहता है।
तो ऐसा होता था कि हर 10-15 दिन में एक आध शीशा टूटता था, जिसने हिट मारी है वो भागता था और उसके ताकि साथ वाले आंटी को पता ना चल जाए कि हिट किसने मारी है। तो ये सब चीजें हमें याद करके ना, देयर वर सम नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स अराउज्ड ऑन दैट डे। तो मैंने अपना डायरी पकड़ी और ऐसे ही कुछ स्क्रिबल डाउन करना शुरू किया। तो उसमें मेरी एक पोएट्री बनी, मेरा बचपन। वो बस वो बनाई, पोएट्री बनी मेरा बचपन। तो मैं बेडरूम में बैठा था, वाइफ आई तो मैंने उनको सुनाया कि देखो भाई मेरे को आज मैंने लिखा है। तो एज द लक वुड हैव इट, वो ज्यादा मेरी बातें अच्छी नहीं लगती उनको, लेकिन वो वाली अच्छी लग गई। तो पर अगर आपकी वाइफ ने अप्रिशिएट किया है तो डेफिनेटली वो अप्रिसिएशन ही होगा हरप्रीत, अदरवाइज वाइफ कभी अप्रिशिएट नहीं करती इतनी इजीली। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो ऐसे फिर वो मेरा बचपन बनी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो अच्छा, आपने एक स्टांजा बना था। तो मैं अपना दिमाग लगाया, थोड़ा और पैशन फीलिंग्स डाली उसमें। तो करते करते 4-5 स्टांजा बन गए। मैं बेड पे बैठा बोला और उन्होंने चेयर पे बैठ के मेरा वीडियो शूट किया, सिंपल। और मेरे बेटे ने उसको YouTube चैनल पे पोस्ट कर दिया। Oh, amazing! And that is how my YouTube channel started, and I got a good response from people, from my close friends. I sent the links to all in my close circle, so people appreciated that, and that was the start of मेरा बचपन। Amazing, हरप्रीत। So हरप्रीत, ऐसे कहा जाता है to learn something new, one must also unlearn. Do you learn every time you create a शायरी? देखिए नमिता जी, उसमें लर्न और अनलर्न मेरी अपनी थ्योरी है। देयर इज नॉट एनीथिंग विच इज कॉल्ड अनलर्न, इट इज लर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्निंग। मैंने जब शायर हुआ तो उर्दू सीखना शुरू किया। तो हमारे डॉक्टर लाल हैं जो जिनसे मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं, उन्होंने हमें एक शेयर सुनाया, क्योंकि हम में से बहुत से लोग तत्पर हो रहे थे कि उर्दू लैंग्वेज के ऊपर वो जो कमांड है वो नहीं आ रही है। तो वो एक मिर्जा दाग दहलवी हैं शायर, जिनका उन्होंने एक शेयर सुनाया तो सब बातें क्लियर हो गई। बोलते हैं, खेल ना समझ ऐ दाग, उर्दू ज़बान आती है आते आते। तो ये जो लर्निंग है ना, ये अनलर्निंग नहीं होती, ये हम और लर्न करते हैं। वी लर्न डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। मैंने एक बहुत साल पहले लैंडमार्क का आपने नाम सुना होगा, तो उसका मैंने एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स अटेंड किया था। आई थिंक इट वाज 4 days। तो हमें बोला गया, सारी ऑडियंस को, जो वहाँ बड़े अच्छे काउंसलर थे, उन्होंने बोला कि आपको व्हाट यू नो यू रिप्रेजेंट सर्कल ऑन दिस व्हाइट बोर्ड। तो आप बताइए कितना बड़ा सर्कल बनाऊं, द थिंग्स दैट यू नो। तो सबने कहा कि एक सर्कल बना दीजिए, कोई तो सर्कल बना दीजिए। तो उन्होंने 3-4 इंच डाया का कोई सर्कल बना दिया। बोले अब ये सर्कल बनाओ जिसको जो ये रिप्रेजेंट करे कि आई नो दैट आई डोंट नो। ओके। पहला सर्कल था आई नो दैट आई नो। दूसरा सर्कल वो बनाइए जो आपको लगे कि आई नो दैट आई डोंट नो। मेरे को जैसे मान लीजिए बाइक नहीं आती चलानी, मेरे को उर्दू लैंग्वेज नहीं आती, मेरे को फ्रेंच नहीं आती, मेरे को जर्मन नहीं आती। सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आई नो दैट आई डोंट नो। तो पहले रिफ्लेक्शन ये हुआ कि ये तो बड़ा छोटा सर्कल है, लेकिन जब हमने इंटरनली उसको इंटरनलाइज किया उस मैसेज को, आफ्टर डेलिब्रेशन ऑफ 5 to 7 minutes, वी ऑल डिसाइडेड कि दिस सर्कल इज मच बिगर देन द फर्स्ट सर्कल। तो हमने उनको कहा कि जो पहले वाला सर्कल है उसको थोड़ा छोटा कर दीजिए और इसको उसको 3-4 गुना कर दीजिए, टू रिमेन विद इन द व्हाइट बोर्ड। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तीसरा क्वेश्चन भी आप कर लीजिए हैंडल। आप ऐसा सर्कल बनाइए जो रिप्रेजेंट करे आई डोंट नो दैट आई डोंट नो। मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे को पता नहीं है। एंड दिस यू शुड अप्लाई योर माइंड फॉर द एंटायर वर्ड। आप ग्लोबल ऑडियंस हो अभी, तो आपको ये कैसे बताओगे कि आई डोंट नो दैट आई डोंट। व्हाट डू यू थिंक, हाउ बिग कैन द सर्कल बी? जब उसके ऊपर हमने जब उसके ऊपर रिफ्लेक्शन किया तो वो तो ऐसा लगा जैसे इट शुड बी 100 times ऑफ आवर अदर 2 सर्कल्स। तो सबकी दिमाग में तब ये एक अंडरस्टैंडिंग आई, और वो अभी तक मेरे को वो सेशन याद है। जैसे उन्होंने कंक्लूड किया कि ऐसी जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं है। करेक्ट। तो लर्निंग इज देयरफॉर इट इज कॉल्ड दैट लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग थिंग। हम लोग एक ही कॉन्टेक्स्ट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो उसका मायना बदल जाता है। तो इसलिए लर्निंग एंड लर्निंग है, इट इज नॉट लर्निंग अनलर्निंग एंड लर्निंग टू माय माइंड।
एक्सीलेंट पर्सपेक्टिव हरप्रीत। एंड इनफैक्ट मैं Yeah. आपकी बात से भी अग्री करती हूँ कि उर्दू ये जो एक लैंग्वेज है ना, ये एक बहुत जी। ही स्वीट एंड एक पोएटिक लैंग्वेज है। एंड डेफिनेटली जैसे कि अब जब मैं कभी कभी गालिब की जो अपनी शायरी होती है वो जब मैं कभी सुनती हूँ, आई मीन उसकी जो गहराई है इट इज लाइक अनफैथमेबल। मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि जिस एंगल से या जिस पर्सपेक्टिव से वो सोचते हैं, इट इज लाइक अ वाइड पर्सपेक्टिव। सो आई कंप्लीटली अग्री विथ यू कि देयर इज नथिंग एक्चुअली कॉल्ड एज अनलर्निंग, देयर इज ऑलवेज लर्निंग एंड लर्निंग मोर। And learning. Yeah. Thank you so much. सो हरप्रीत, जब भी आप शायरी क्रिएट करते हो या कंपोज करते हो, हाउ डू यू जी। डिसाइड विच वर्ड्स टू यूज? देखिए, उसमें नमिता जी, मेरे शायरी करने का या लिखने का एक अंदाज है अपना अपना। मैं तो कुछ ऐसा सोच के नहीं निकला कि मेरे को शायरी दिखाना है किसी को। मेरे को Okay. तो अपने दिमाग में जो मेरे चल रहा है, टू एक्सप्रेस माई सेल्फ आई हैव चोजन द वे टू राइट पोएट्री, राइट। सो मैं शब्दों का मोहताज बहुत कम रहता हूँ। सबसे पहले मैं अपना माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए मेरे में, सिचुएशन के बारे में, क्यों लिख रहा हूँ जो लिख रहा हूँ। वो सिचुएशन मेरे दिमाग में क्लियर है, अगर नहीं है तो मैं आई डीप डाइव इनटू इट। इट शुड अपील टू माय माइंड। यस, आई हैव सम रेजोनेट फीलिंग्स विद दिस सिचुएशन, विद दिस इशू। तो फिर जिस मर्जी वर्ड में, वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, ये 4 लैंग्वेज मेरे को आती हैं, इसके ज्यादा मेरे को नहीं। इनकी किसी भी वोकैबुलरी का वर्ड जो है वो सामने आ जाए, आई जस्ट पेन इट डाउन, मैं उसका ड्राफ्ट लिख लेता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको एक शेयर सुनाया था, तो उसमें मेरा जो पहला वर्ड था वो माइलस्टोन आया था दिमाग में। अब माइलस्टोन उर्दू की शायरी या हिंदी की शायरी में चलेगा तो नहीं, लेकिन मेरा मकसद था कि उसका फिर मैं एप्रोप्रिएट सिनोनिम ढूंढूं। ओके। तो माइलस्टोन का फिर मैंने सिनोनिम जो ढूंढा, तो मेरे को उर्दू जबान में संगमीर करके एक वर्ड है, माइलस्टोन है, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो मैं वो शब्दों का जो प्रयोग है वो मेरा 3rd लेवल है। फर्स्ट लेवल इज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, to grab the situation, to feel with the situation, to myself connect with the situation. Secondly, to ooze out my feelings about that situation as it comes, raw, in a raw manner. फिर उसको सजाते हैं, संवारते हैं, शब्दों का प्रयोग, उर्दू और हिंदी का मिक्स, पंजाबी में भी लिखता हूँ, तो वो सब 3rd 4th लेवल पे रहता है। That is how I, and it sometimes it takes more than a week to write me a stanza. It happens. So what is your writing style, Harpreet? राइटिंग स्टाइल में आप समझो तो जिस दिन मेरे को पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। नाइस रिस्पॉन्स। सो मैंने बहुत से शायर पढ़े हैं अभी पिछले 1 साल से, जब से मैं थोड़ा लगा कि यस आई शुड परस्यू ऑन दिस माय पैशन, व्हाई शुड आई नॉट। मैंने गालिब को पढ़ा, मैंने मीर को पढ़ा, मैंने गुलजार जी को पढ़ा, साहिर लुधियानी की लिरिक्स पढ़े, शिव कुमार बटालवी हैं हमारे पंजाब के बहुत बड़े शायर हुए हैं 1960s एंड 70s में, उन्होंने बड़ी अच्छी पोएट्री लिखी है, उनको पढ़ा। पढ़ने में सबको पढ़ता हूँ, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं वो, पर जब मैं लिखता हूँ तो फिर मैं ही लिखता हूँ। करेक्ट। तो मेरा स्टाइल तो मेरा ही है। आई can write in paragraphs also and I can write in poetic also, but more important is how well I connect with my listeners, how well I connect with myself. जब मैं पढ़ता हूँ तो अल्फाज अपने आप को सुनाता हूँ, अपनी पब्लिक तक वैसे ही पहुंच जाते हैं। करेक्ट। सो हरप्रीत, चलिए अभी राइटिंग स्टाइल के बारे में तो आप मुझे फ्यूचर में बता ही देंगे, पर व्हाट अबाउट योर रिसाइटिंग स्टाइल? रिसाइट के स्टाइल में मेरे को फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत लाइक करता हूँ, जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं, Okay. जैसे नसीरुद्दीन शाह बोलते हैं। उनकी जब मूवीज में देखता हूँ तो वो जो उनका कभी कभी हर मूवी में, खासकर अमिताभ बच्चन जी का लास्ट में 7-10 मिनट का जो मोनोलॉग होता है ना, वेयर ही टेल्स द क्रक्स ऑफ द एंटायर स्टोरी। पिंक मूवी देख लो, बदला मूवी देख लो, अभी लेटेस्ट कोई एक और आई थी, वो मूवी का मेरे को नाम नहीं आ रहा, वो देख लो, शायद चेहरे। वो जो उनका जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे, दैट वाज लाइक वाओ, सुपर ऑसम। वाओ। तो उनका जो स्टाइल है इट्स मार्वेलस। लेकिन जब मैं रिसाइट करता हूं तो फिर वो रिसाइट में मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड हूं, बट टू दैट बियॉन्ड दैट आई रिसाइट इन द वे आई लाइक, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई फील दैट रिसाइटेशन is
spoken language, but more important is how your eyes speak, how your body language speak, what are your facial expressions, how passionate you are and genuine you are with what you are saying. उससे जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, मेरे ख्याल से उससे कनेक्टेड ज्यादा महसूस करता है। जो मेरे शब्द हैं वो तो इधर उधर हो भी सकते हैं, हो सकता है किसी के कान आनंद ना आए जितना कोई और से आ जाए, लेकिन जो उसका मीनिंग है, जो उसका ग्रास्प कर ले, अगर वो अर्थ ग्रास्प कर ले जो मैं कहना चाहता हूँ, तो प्रॉब्ली ही विल फील मोर इलेटेड। तो ऐसा मेरा मानना है और इस तरह से मैं रिसाइट करता हूँ। सर्टनली आई स्पीक वॉल्यूम्स। तो हरप्रीत, आप जब भी शायरी लिखते हैं, डज इट एनर्जाइज यू और डज इट एग्जॉस्ट यू? शायरी एक सोच है, शायरी एक एक्सप्रेस करने का तरीका है अपने आप को, शायरी एक पैशन है। हु नोज बेटर देन यू नमिता जी कि जब पैशन से आप करते हो तो फिर कहाँ थकावट, फिर तो आप 24 घंटे में काम करो। अब आप जो पॉडकास्ट बनाने का आपको पैशन है, एवरी वीक यू टर्न आउट वन पॉडकास्ट एंड द अदर and high quality podcast. I have seen your podcast, very good quality podcast. Thanks a lot of research for your motivating words. तो मैं, आपने जब ये क्वेश्चन पूछा तो मेरे को सबसे पहले एग्जांपल तो आप ही के सामने आई। Oh, how sweet. तो ऐसा है कि शायरी से मैं थकता नहीं हूँ। इनफैक्ट जब मैं लिखता हूँ, और अगर मैं जब वो चाहे उसको 1 दिन लगे, 15 मिनट लगे या 2 महीने लगे, कई ऐसी शायरी पोएट्रीज हैं जो मैं शुरू कर देता हूँ, अपने कागज पेन पे लिखी हैं, लेकिन वो पड़ी रहती हैं क्योंकि मेरे को आई एम नॉट सेटिस्फाइड द वे आई हैव कीप ऑन पॉन्डरिंग एंड कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग कि इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, जेन्युइनली कैसे लिख सकते हैं। लेकिन जब मैं एक काम कंप्लीट कर लेता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को सुनाता हूँ कि भाई देखो आज मैंने एक शायरी कंप्लीट कर ली, तो आप सब काम छोड़ के आ जाओ। अब वो क्या होता है, उनको अपना थोड़ा दिखाना तो है, बोले नहीं मेरे को अभी बहुत काम है, ठहरो। तो आई बिकम इम्पेशेंट, नहीं तुम पहले आओ। तो जब मैं उनको सुनाता हूँ एंड इफ आई सी एक्सेप्टेंस और इट मींस इट इज क्लिकिंग, तो मेरे को सारी मेरी थकावट, जो मेरी मेहनत है, जो मेरा सब इसमें एफर्ट गई है, वो सब बराबर हो जाती हैं। आई डोंट थिंक आई गेट टायर्ड आउट ऑफ राइटिंग इट, मे बी इट टेक्स एन नंबर ऑफ डेज और मंथ्स। I hope I have answered your question. Yes, excellent हरप्रीत। So हरप्रीत, मैंने आपकी काफी शायरी पढ़ी, काफी शायरी सुनी भी है, और उसमें आप वेरियस इमोशंस के ऊपर बात करते हैं। क्या आप कुछ उसके बारे में और बता सकते हैं? या तो मे बी लाइक इफ यू डोंट माइंड, मे बी यू कैन जस्ट रिसाइट अ फ्यू फॉर अस, जैसे कि स्टार्टिंग विद चाइल्डहुड। हाँ, मैं आपको मेरी बहुत फेवरेट, हाँ यू आर राइट। जब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि जब मैंने लिखना शुरू किया था कि मेरे को इस सब्जेक्ट पे लिखना है या इस सब्जेक्ट पे लिखना है, बस आती गई बातें और लिखते गए हम। और उसमें रिलेशनशिप्स के ऊपर भी हैं, रोमांस के ऊपर भी हैं, उसमें पैट्रियोटिक भी हैं, उसमें फिटनेस के ऊपर भी हैं, उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर भी हैं, उसमें इंडिपेंडेंस डे के ऊपर भी हैं। तो ये सारे जब मैंने अभी मेरी आई थिंक माई नंबर इज नाउ 50+. I have kept a number and serial number of that. So जब मैं उनको देखता हूँ, when I reflect upon myself, I see a lot of versatility in that. I feel proud of that. तो मेरी all time जो favorite शायरी रही है वो आपको सुनाऊंगा, मेरा बचपन भी सुनाऊंगा आपको। तो मेरी जो ऑल टाइम फेवरेट रही है वो मैंने अपने मदर के बर्थडे के ऊपर उनको लिखी थी, द मदरहुड इज सुप्रीम। सो स्वीट। तो उनका मेरे को, वो हमारे साथ थी पेंडेमिक के दौरान, वो हमारे साथ थी 6-8 महीने हमारे साथ बॉम्बे में रही, और फिर वो जैसे फ्लाइट शुरू हुई तो देन शी केम डाउन टू अमृतसर टू हर प्लेस। तो वो पोएट्री पंजाबी में है। जो एक्सप्रेशन है, जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो शायद इतने मुश्किल नहीं है, एवरीबॉडी विल बी एबल टू कनेक्ट। मेरा बचपन भी पंजाबी में है, तो if you permit me, I can recite मामा ठंडियां छावा, which has been my favorite and most liked poetry till now. तो शायरी का आगाज यहाँ से करते हैं कि अलना वांग मैं तुरया फिरदा, कई बार उठदा ते कई बार डिगदा। अब मैं थोड़ा अनाड़ियों की तरह, it's a little difficult word of Punjabi, otherwise it's very smooth going. So अलना वांग मैं तुरया फिरदा, कई बार उठदा ते कई बार डिगदा, सारे पासे कहर धुपदा, तरस जांदा वेखण नूं छावां, रब्बा तेरा शुक्र है बनाइयां जो तू निगियां ते मिठियां मावां। मां तू दुनिया तो किन्नी वखरी है, मदर फॉर आवर चिल्ड्रन। सो माँ, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल हो, कोई भी हो, लेकिन मदर तो मदर ही है। माँ तो दुनिया तो किन्नी वखरी है, बिना कोई आस अभिमान दे,
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ, ਉਡੀਕ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ, ਚੌੜ ਆਪਣੀ ਚ ਰਹਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋ ਤੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਕੁੱਛੜ ਚੋਂ ਲੱਥ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕੁੱਛੜ ਮੀਨ ਸਲੈਪ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਛੜ ਚੋਂ ਲੱਥ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਰਿੜਿਆ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਲਿੰਗ, ਰਿੜਿਆ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੋਲਿੰਗ। ਤੇਰੀ ਕੁੱਛੜ ਚੋਂ ਲੱਥ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਰਿੜਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਈ ਦਮਕ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਤਿੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, तेरी च मैं तेरे कम आवा ना आवा, रब्बा तेरा शुक्र है बनाइया जो तू निगियां ते मिठियां मावा। ये एक भारी भरकम स्टांजा है। अपने सारे बच्चों नू पर पेट तू खाना खवांदी सी, अपने सारे बच्चों नू पर पेट तू खाना खवांदी सी, नहीं बचदा या घट पै जाना आप भुखे पेट सो जांदी सी। विलकदी you are crying, विलकदियां सी तेरियां आंदरां मैनू कुछ हो जावे ना, चारों पहर मेरे सुख दी सुखना सुखदी रहंदी मेरी मां, ममता तेरी दी मैं उन्नी कदर कर पावा ना पावा, रब्बा तेरा शुक्र है बनाइया जो तू निगियां ते मिठियां मावा। कंक्लूडिंग स्टांजा है, एवें नहीं जग विच ए अखान, मां दे आंचल च आ बहंदे बच्चे, ज आवे जदों भी दुखां दा फरमान। विच अखान मां दे आंचल विच आ बहंदे बच्चे, जदों भी आवे दुखां दा फरमान, गहरा अथाह समुंदर जिहा उसदा आंचल लैंदा सारे दुखां नूं समा, तत्ती वाह ना लगन देवे अपने बच्चियां नूं, उस हस्ती नूं कहंदे ने मां। हाउ टचिंग हरप्रीत। सारे पासे कहर धुप दा तरस जांदा मैं वेखण नूं छावां, रब्बा तेरा शुक्र है जो तू निगियां ते मिठियां मावां। God cannot be present everywhere, so he made mother. So that was the theme about this poetry. So touching हरप्रीत। In fact आपने कितने डिटेल्स कैप्चर किए हैं इसमें। I don't know why, मतलब I don't know, maybe ये रियली उससे कनेक्ट होगा कि नहीं, कितना रेलेवेंट है I do not know, बट somehow इस वक्त मुझे KGF मूवी याद आ रही है जिसमें एक पर्टिकुलर सीन था, इवन लाइक देयर वर मेनी टचिंग सीन अबाउट अ मदर एंड अ सन रिलेशनशिप, और उसमें एक डायलॉग था कि इस दुनिया में असली योद्धा माँ होती है। सो इस पर हरप्रीत मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपने इतने जो डिटेल्स कैप्चर किए, डिड यू एक्चुअली नोटिस दोज डिटेल्स इन योर मदर? जैसे कि आपने कहा कि लाइक बच्चे कैसे भी हो, माँ के लिए वो सब एक जैसी होते, एंड ऑल दीज डिटेल्स, क्या आपने सच में इन सारी चीजों को नोटिस किया था अपनी मदर में? देखो, जब मैंने लिखना शुरू किया ये पोएट्री, में मेरी मदर थी, और मैंने जब फर्स्ट स्टांजा लिखा तो उसमें I belong to very humble background. My father was a teacher and it was difficult to have that livelihood, and my mother was homemaker. तो इन दोनों ने बहुत मुश्किलों से हम दोनों भाइयों को अपने पैरों पे खड़ा किया। अच्छा, वो सब चीजें थी, लेकिन नॉट ओनली दैट, ऑल अराउंड मेरे को कोई ऐसी मदर दिखाई नहीं दी जो अपने बच्चों के लिए कुर्बानी नहीं दी हो कहीं किसी ने, या देने के लिए तैयार ना। बीट माई वाइफ, कई बार बच्चों की वजह से हमारा झगड़ा हो जाता। ऑलवेज टेक साइड ऑफ हर चिल्ड्रन। सिमिलरली मैं आप स्ट्रीट डॉग देख लीजिए, अगर वो बच्चों को उसने जन्म दिया हो उसने, और उसके 5-6 पिल्ले हैं, आप उसको हाथ लगा के दिखाइए किसी पिल्ले को, वो कैसे उनको प्रोटेक्ट करती है। शी इज ऑल्सो मदर। वो वही मदर की फीलिंग्स है जो एक इंसान में है। तो ये सब चीजें जो मदर के लिए जो मैंने कही हैं, मे बी आई हैव सीन सम रिफ्लेक्शंस इन माय मदर आल्सो, बट इट इज, आई बिलीव इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। आई हैव नेवर सीन ए मदर हु इज नॉट as per this poetry. I salute and dedication to all mothers of this world, whether they are humans or they are animals. Well said हरप्रीत। तो हरप्रीत, जब आपकी ये जब शायरी आपकी मदर ने सुनी तो उनका रिएक्शन क्या था? उनकी आंखों में आंसू थे, मेरी वाइफ की आंख, एंड शी वाज विद मी आल्सो ओनली। उनका बर्थडे होता है 20 जनवरी को, तो मैं उनको हम ड्राइंग रूम में बैठे, मैंने कहा आज मेरे को आपको एक बर्थडे, तो पैंडेमिक के दिन थे, सब मार्केट्स तो बंद रहती हैं, ऑनलाइन भी कुछ डिलीवरी डर ही लगता था मंगवाने में। तो बोले भी क्या गिफ्ट है, अब आजकल तो सब बंद है, सब्जी भाजी मिल जाए इतना ही बहुत है। मैंने कहा नहीं, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, एंड इट इज डेडिकेटेड टू ऑल मदर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, बट इट इज रिटन फॉर यू। तो जब मैंने उनको सुनाया, उनकी आंखों के साथ थी, एंड शी ब्लेस्ड मी, मेरे को गले से लगाया और बहुत सी दुआएं दी, और बोला कि भगवान ऐसे बच्चे सबको दे। तो मेरे लिए इससे ज्यादा क्या हो सकता है। एंड माई
my wife very proudly told my son, they were residing in Bangalore, वो अपने वहाँ काम कर रहे, जॉब में है, उनको फोन पे सारी बात सुनाई, फिर हमारी वीडियो कॉल हुई, फिर मेरे को बोला दोबारा से, तो हमने अपनी फैमिली में वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, मेरे ब्रदर हैं, उनकी बेटियां हैं, वी आर 10 इन आवर फैमिली इंक्लूडिंग माय ब्रदर्स फैमिली, तो हम सब वो कनाडा में है, तो हम सब वीडियो कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हुए एंड देन शी मेड मी टू रिसाइट दैट पोएट्री वंस अगेन, और वो जो बॉन्डिंग उस दिन बनी शायद बहुत बढ़िया थी। मेमोरेबल एक्सपीरियंस That is why I insisted to make it. Yes. So हरप्रीत, अब बातों बातों में ये भी बात निकली कि ये जब शायरी बनाई थी उस वक्त कोविड पैंडेमिक का टाइम था, जहां तक मुझे लगता है शायद आपने पैंडेमिक के ऊपर भी कोई एक शायरी लिखी है, राइट? जी जी जी, एक था अदना जहा इंसान, वो उस वक्त लिखी थी जब पैंडेमिक शुरू हुआ था, और उस वक्त हम लोग बहुत, वैक्सीनेशन नहीं थी, देयर वाज लॉट ऑफ एंजाइटी, अनसर्टेनिटी, हाउ विल इट रिएक्ट, दूध का पैकेट पकड़ते वक्त भी डर लगता था, हाथों में ग्लव्स के ऊपर फिर आपने वो सैनिटाइज करते थे, फिर वो एक टोकरी में दूध के पैकेट डाल के बाहर धूप में रखना, उनको सुखाना, फिर आयोडाइज पानी से उसको धोना, ऐसे लगता था जैसे मौत बस खड़ी है, इंतजार कर रही है। तो ऐसे में मैंने ये सोचा कि देखो इंसान की हैसियत कितनी है, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने एक कहीं व्हाट्सएप पे या कहीं मैसेज पढ़ा था कि वो जो जितना उस वक्त की जो इन्फेक्शन थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने इन्फेक्टेड लोग थे, शायद 25 लाख थे तब गिनती, 20 माइक्रोग्राम वो जो कीटाणु है ना, वायरस कोविड-19, इट वाज इनफ टू क्रिएट इन्फेक्शन इन 25 लाख पीपल। तो ये हमारी, तो उसके ऊपर फिर मैंने एक पोएट्री लिखी अदना जहा इंसान। अदना मीन्स छोटा मोटा सा इंसान, तो वो अपने आप को भगवान समझ बैठा है तो कुछ भी नहीं। तो लाइक आपकी वाइफ के ऊपर भी जो आपने शायरी लिखी है, मुझे वो भी सुनना है। वाइफ के ऊपर मैंने एक शायरी लिखी थी जो कि बड़ी मन से लिखी, और उनको मैंने बहुत नंबर कमाए उसमें, मेरे को बहुत अच्छा लगा, प्यार मिला उसमें, और बहुत से लोगों के घर में झगड़े भी हुए। मेरे फ्रेंड ने कहा यार तुमने ये क्या लिख दिया, देखो हर कोई अपनी वाइफ को क्या सोचता है और तुम लोग कैसे हमें डील करते हो। तो ये वो शायरी थी जो मैंने वाइफ के ऊपर लिखी, उसका नाम, टाइटल था माई वाइफ माई हीरो। ओके, इंटरेस्टिंग। पंजाबी में है, लेकिन आपको आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड एंड many of the people will understand। जदों दी तू व्याही आई सी, मैं तू मेरी स्याही सी। हम लोग पुराने जमाने में वो फट्टी यूज करते थे, इफ यू हैव हर्ड। वो फट्टी मीन्स एक तख्ती थी, उसके ऊपर कलम से, काली स्याही से, यू आर नॉट दैट ओल्ड, आई एम दैट ओल्ड। सो आई हैव यूज्ड इन माय प्राइमरी स्कूल like this only। we studied in government schools। तो वहाँ एक तख्ती थी, तख्ती के ऊपर काली स्याही से हम कलम से लिखते थे। तो मैंने ये लिखा है कि जब से हमारी शादी हुई है, मैं फट्टी की तरह हूँ और तुम मेरे ऊपर लिखती गई हो कलम के साथ। How romantic। या सो जदों दी तू व्याही आई सी, मैं फट्टी ते तू मेरी स्याही सी। पोचे मार दिते तू मेरे सुभाਅ ते, लिखदी गई तू मेरे उत्ते मैनू कोल बिठा के। आदत एहो जी तेरी पै गई, हुण जावी ना कदी हथ छुड़ा के। कदे तू उफ ना करदी, कदे तू हौका ना भरदी। कदे तू उफ ना करदी, कदे तू हौका ना, किन्ना भी रुस जावां तेरे नाल, बस तू मेरा ते मेरा ही इंतजार करदी। वो हस्बैंड की आदत होंदी ना, नवे नवे व्याह ते वो बहुत नखरे दिखाते हैं, है ना। तो ये उस मोमेंट को कैप्चर किया गया है। कदे तू उफ ना करदी, कदे तू हौका ना भरदी, मैं किन्ना भी रुस जावां तेरे नाल, बस तू मेरा ते मेरा ही इंतजार करदी। जित लिया तू दिल मेरा, मेरा परिवार वसा के। आदत एहो जी तेरी पै गई, हुण जावी ना हथ छुड़ा के। फिर जिस तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़े लाइफ में, थोड़ी प्रोग्रेस हुई, तरक्की हुई, डेवलपमेंट हुई, अगां वधी तू जिस तरह जमाना अगे चलिया। अगां वधी तू जिस तरह जमाना अगे चलिया, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक सब तेरियां उंगलां ते ढलिया। देन शी बिकेम एक्सपर्ट इन ऑल दी सोशल मीडिया। सारियां दी पैरवाई कीती तू ओला ते उबर बुक करा के। वो टैक्सी बुक करवाने का ना हमारा काम, ये हमारी वाइफ का ही है। आना जाना, ट्रेन टिकट, टैक्सी टिकट, उबर, ओला सब उनको बुक करवाना है। तो मैंने वो कैप्चर किया। सारियां दी पैरवाई कीती तू ओला ते उबर बुक करा के, आदत हुण तेरी एहो जी पै गई, जावी ना कदी हथ छुड़ा के। तो इसका कंक्लूडिंग स्टांजा है, वक्त दे नाल तू मेरी पहचान बन गई। जो मैं आपको बोला था, मेरे को मिस्टर बबल जानते हैं लोग, तो वक्त दे नाल तू मेरी पहचान बन गई। कदी भी औखियां घड़ियां आईयां, तीर
हीरा दी बन गई, हीरो तू मेरी हो गई, हीरो तू मेरी हो गई बाखूबी, पत्नी मां ते गुरु दा रोल निभा के, आदत ਇਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ आई सी मैं फट्टी ते तू मेरी स्याही सी। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब पता चल रहा है हरप्रीत की बाकी लोगों के घर में इतने झगड़े क्यों हुए। सो हरप्रीत अब मदर हो गई, वाइफ हो गई, व्हाट अबाउट योर फादर? क्या आपने फादर के ऊपर कभी लिखा है? वो एक बड़ी दिलचस्प उसका किस्सा है। मैंने ऐसे लिखना शुरू किया और फ्रेंड सर्कल में डाला, यूट्यूब चैनल पे डाला, थोड़ा रिस्पांस भी अच्छा था। हमारे बिल्कुल नेबर में एक ओल्ड मैन 79-80 इयर्स ओल्ड, उनका बर्थडे था और मेरे को उनकी जो डॉटर इन लॉ है, उसमें ब्रदर भैया, तो बोलते मेरे को एक दिन पहले से फोन किया कि भैया आपको पापा के लिए कुछ कल कहना है। केक कटिंग होगी, पैंडेमिक के दिन थे तो सब ऑनलाइन ही था, वीडियो कॉलिंग था। तो केक कटिंग होगी, हम लोग घर वाले होंगे, लेकिन उनको अच्छा लगेगा अगर उनके फ्रेंड सर्कल चाहने वाले लोग जो है वो वीडियो कॉल में साथ में ज्वाइन करें एंड वी विल कट द केक, बट आपको उनके लिए कुछ कहना है जो उनको अच्छा लगे। अब मैंने अब तक जो पोएट्री लिखी 4, 5, 6 तब तक लिख चुका था, मेरे मन में आता था मैं लिख देता था, लेकिन ये तो ऐसा हो गया कि अब मेरे को सब्जेक्ट मिल गया कि भाई नहीं आपको इस थीम पे लिखना है। तो मैं तो थोड़ा सा घबरा गया कि भाई अब मैं कैसे लिखूं, अंडर प्रेशर हो गया। मैंने वाइफ को कहा अभी छोड़ो, चलो वॉक करने चलते हैं। तो हम लोग नीचे राउंड लगाने निकल गए, तो वो मेरे से बातें करी हैं लेकिन मेरा दिमाग तो इधर ही चल रहा है। तो मैंने मेरे को कुछ 1-2 वर्ड ऐसे याद बनाए मैंने जो मेरे को लगे कि ये उनसे रेजोनेट करते हैं। तो मैं फटाफट से वॉक उसी मेरी कोई ज्यादा ग्रेट नहीं है, आई फॉरगेट थिंग्स वेरी फास्ट। तो मैं ऊपर आया, फटाफट से अपना रजिस्टर जो बना रखा था उस पर मैंने कुछ पेन डाउन कर लिया। फिर मैं रात को 12-1 बजे तक बैठा रहा और मैं एक स्टांजा बड़ी मेहनत से मैंने बना दिया। तो मैंने सुबह उनका फोन आया कंफर्मेशन लेने के लिए कि भाई आई विल नाउ कॉल यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग और आप रेडी हैं? मैंने कहा देखो मैंने लिखा तो है, आपको पसंद आना चाहिए, बोलो फिर ठीक है। तो मैंने वो जो स्टांजा बनाया वो मैंने appropriate time I recited that stanza for him। तो उनको अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा कि पहला होमवर्क मेरे को मिला था और मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। लेकिन तब मैंने अपने फादर के बारे में थोड़ा और सोचा। I started connecting with how my father groomed me। उनकी क्या पीछे से कुर्बानियां या उन्होंने कितनी जद्दोजहद के साथ हम दोनों भाइयों को पाला है। एंड वो जब मैं सोचता गया बहुत इंटेंस हो गई। एंड आई थिंक what I wrote about my father at that point of time will always remain masterpiece of mine। वो एक मैं खुद भी आज भी पढ़ता हूँ, या मेरे ब्रदर या मेरे और रिलेटिव्स हैं या जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है जो मेरे फादर से इंटरेक्ट हुए थे, कभी उनको मिले थे, वो भी या उनके कोलीग्स हैं पुराने, मैं सब मेरे कांटेक्ट में है। उनके एक फ्रेंड है यहाँ चंडीगढ़ में ही हम रहते हैं अभी, तो वो ही नो मोर। वो जब उनको भी जब मैंने सुनाया तो उनकी आंखों में पानी आ गया कि मेरे को मेरे दोस्त की याद आ गई। तो वो मेरी बहुत फेवरेट वो रही है। अगर आप कहें तो हम रिसाइट कर देते हैं आपके लिए। ओह यस जरूर। ये हिंदी में है और क्योंकि मेरे नेबर्स जो थे उनको हिंदी ज्यादा अच्छी लगती थी हिंदी, तो मैंने हिंदी में लिखा। तो देन आई कंटिन्यूड इन दैट एंड दैट वाज माय फर्स्ट पोएट्री इन हिंदी। टिल दैट टाइम आई वाज राइटिंग ओनली इन पंजाबी, सो इट इज अनदर माइलस्टोन इन माय लाइफ। तो मैंने लिखा है, मेरे वजूद का कारण है तू, तेरी मैं क्या तारीफ करूं। मेरे वजूद का कारण है तू, तेरी मैं क्या तारीफ करूं। खून पसीने की कमाई से सींचा है मेरे पापा तुमने मुझे, दिल से तेरा शुक्रगुजार हूँ उस सब के लिए। तेरी हिम्मत और दुआओं सदका मुझे गर्व है आज मैं जिंदगी के जिस भी मुकाम पे हूँ। मेरे वजूद का कारण है तू। सुबह सवेरे सफेद कोहरे और अंधा कर देने वाली धुंध, सुबह सवेरे सफेद कोहरे और अंधा कर देने वाली धुंध में गरीबी के साथ लड़ाई किसी युद्ध से। माय फादर वाज टीचर बाय प्रोफेशन और विंटर्स में उनको सुबह शाम ट्यूशंस लेने पड़ते थे एंड we were not having any bike or scooter at that time, so he used to cycle। तो उसको याद करते हुए मैंने लिखा, सुबह। और अमृतसर तरन तारण की पंजाब की ठंड तो आपको पता है कि कितनी डेंस फॉग रहती है सुबह। तो सुबह सवेरे सफेद कोहरे और अंधा धुंध कर देने वाली धुंध में गरीबी के साथ लड़ाई वो कम ना थी किसी युद्ध से। मीलों पैडल मार कदम कदम मुझे आगे बढ़ाना। उनके मीलों पैडल
बनते थे और मैं एक कदम आगे बढ़ता था इन माई लाइफ। मीलों पैडल मार कदम कदम मुझे आगे बढ़ाना, कोसों आगे निकल जाए मेरा सपूत, रोज मेरी आंखों में ये सपना सजाना। तो मोटिवेशन मेरे उज्जवल भविष्य का था, सर पर तेरे ऐसा जनू, गर्व है आज मैं जिंदगी के जिस भी मुकाम पे हूँ। डांट भी देना फटकार भी लगाना, गुस्से से वो दमकता चेहरा आपका लाल हो जाना। माई फादर वॉज वेरी फेयर कलर्ड, और उनको गुस्सा आ जाए तो फिर उनका गुस्सा चेहरे पे दिखता था। तो डांट भी देना फटकार भी लगाना, गुस्से से वो दमकता चेहरा आपका लाल हो जाना। बर्दाश्त ना था आपको मेरा मेहनत और लगन से कतराना। जीने के कुछ ऐसे सिद्धांत सिखा गए आप, देखो मेरी पहचान का आज उनका सबब बन जाना। हर कदम हर रोज आंखें भर मैं आपको याद करूं, मुझे गर्व है आज मैं जिंदगी के जिस भी मुकाम पे हूं। तो कंक्लूडिंग स्टांजा है, अलविदा कहे हुए इस दुनिया को चाहे कई वर्ष बीत गए, अलविदा कहे हुए इस दुनिया को चाहे गए, लगता है आज भी जैसे आप मुझ में हो कहीं बसे हुए। दुविधा में पड़ जाता हूं मैं जब कभी, पूछ लेता हूं रास्ता आपसे, हंसते हंसते कभी कभी। आपका साथ है तो जमाने से क्या डरूं, मुझे गर्व है आज मैं जिंदगी के जिस भी मुकाम पे हूँ। मेरा कारण है तू, तेरी मैं क्या तारीफ करूं। शुक्रिया। हाउ वंडरफुल हरप्रीत। तो हरप्रीत, Yeah. अब जैसे कि हमने रिलेशंस के ऊपर बात की है, एक बहुत ही कहते हैं ना, एक क्रिटिकल क्वेश्चन आया है ऑडियंस से भी, टू नो मोर अबाउट पीस ऑफ माइंड। ऑफ कोर्स वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में पूछूंगी, पर अब जिस फ्लो में हम जा रहे हैं पीस ऑफ माइंड के ऊपर, आप आपकी कोई शायरी सुना सकते हैं? आई विल टॉक इन प्रिंसिपल्स हाउ टू मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये, सोचा है, पढ़ा भी है, सुना भी है। तो उसमें एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्शन रहता है कि व्हेन आई स्टार्ट कंपेयरिंग विद अदर्स, नॉट फॉर मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, बट सीइंग दैट व्हाट ही हैज एंड व्हाट आई डोंट हैव। तो उसके ऊपर मैंने एक पोएट्री लिखी थी, तुलना, कंपैरिजन। तो कैसे पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे से, तो पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है। तो वो तुलना के बाद दैट कम्स इन द realm ऑफ पीस ऑफ माइंड। तो वो पंजाबी में फिर है, लेकिन सिंपल पंजाबी है, तो आपको आई थिंक सबको समझ आएगी। तुलना ओ भैड़िए तुलना, तू कित्थों दी आई सी, हिरख दी तीली बाल, तू क्यों आग लगाई सी। तुलना मीन्स कंपैरिजन, हिरख मीन जेलसी। तुलना कंपैरिजन की भावना मेरे से कहां से आ गई और उसने जेलसी की आग लगा दी। तुलना ओ भैड़िए तुलना, तू कित्थों दी आई सी, हिरख दी तीली बाल सी। एक पत्थर पुछदा दूसरे ਨੂੰ, वन स्टोन, एक पत्थर पुछदा दूसरे ਨੂੰ, ਇੱਕੋ चट्टान दे ਅਸੀਂ दो भाई सी। दो स्टोन्स हैं जो कि एक ही रॉक से निकाले गए हैं। एक पत्थर पुछदा दूसरे ਨੂੰ, ਇੱਕੋ चट्टान दे ਅਸੀਂ दो भाई सी, तू ਤਾਂ बन गया रब दी मूरत, क्यों जम्मी फिर मेरे ते काई सी। मैं तो रह गया नीचे, फ्लोर में लगा रह गया, और मेरे ऊपर रोज पांव रखकर लोग निकलते हैं, और तुम जो है भगवान की मेरे तो फूल चढ़ते हैं। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी वर पार्ट ऑफ द सेम रॉक। तो वो जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो इसको जीने नहीं देता, ये जो पत्थर जो पांव में लगा हुआ है। तो दूसरा पत्थर जो मूरत बन गया है, वो जवाब देता है, उदों क्यों तू टूट गया, उदों क्यों तू टूट गया जद कारीगर ने छेनी चलाई सी। व्हेन द स्कल्पटर वाज हिटिंग द स्टोन यू ब्रोक। उदों क्यों तू टूट गया जदों कारीगर छेनी, मैं जर गया छिलना अपने आप दा, आज एवें नहीं मैं ये हैसियत पाई सी। तो हम लोग बहुत सी बार तुलना करते हैं विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट के दूसरे लोग ने जो हमें अच्छा दिख रहे हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है, उसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसके पीछे क्या राज है, उसके पीछे उसकी कितनी एफर्ट्स हैं, या पता नहीं वो इतना खुश भी है कि वो सिर्फ दिखा ही रहा है, बट वी गो फॉर दैट। तो ये उसको पोर्ट्रे किया है। सिमिलरली दूसरा स्टांजा भी ऐसा ही है। मैला कपड़ा पुछदा है, एक मैला कुचैला कपड़ा पुछदा है, एक चमकदी पोशाक नूं, इक्को कपा दे असी दो बूटे सी, मैं रुल गया पैरां विच, तू क्यों सारी इज्जत पाई सी। वो एक कपड़ा रहता है, कपास से कपड़ा बनता है, तो वो कपास का एक कपड़ा तो बन गया आपका जो भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, और एक कपड़ा बन गया जिससे हम जूठन साफ करते हैं, समझ लो। तो वो ये एक कपड़ा जो जूठन बन गया, वो दूसरे से पूछ रहा है कि भाई ये सब तुम्हारे हिस्से में क्यों नहीं आया। तो ही इज फीलिंग जेलस अबाउट दैट, क्लोथ इज फीलिंग जेलस अबाउट दैट पोशाक। तो पोशाक बनया जो कपड़ा है, जवाब देता है, जद जुलाहा कत रहा सी, जुलाहा मीन्स वीवर, जद जुलाहा कत रहा सी, तू बार बार कट रहा सी।
अगर आपने चरखे के ऊपर वीविंग देखी हो तो उसका तान जो है बार बार कट जाता है, करेक्ट। तो वो फिर थ्रेड जो है खराब हो जाता है। जद जुलाहा कत रियासी तू बार बार कट रियासी, किन्नियां नाकाम कोशिशां ताना दा उस सस्ती गंढ बनाई सी। उसके पास कोई चारा नहीं था, तुम तो कट रहे थे। सदका सबर ते संतोख दे मेरे पेशेंस एंड कंपैशन, सदका सबर संतोख दे मेरे आज मैं इज्जत पाई सी। और ये नहीं कटा और ये अच्छी गांठ में चला गया और इसका वो पोशाक बन गया, और वो कटा, वो उसके टोटे टोटे जो छोटे छोटे बारीक टोटे हैं उसके कपड़े कुछ और बन गए। अब आगे इंसान एक ब्रदर दूसरे ब्रदर से करता है, तो दिस इज कंक्लूडिंग स्टांजा। ईर्खा दा मारिया तुलना दा साड़िया, ईर्खा दा मारिया जैलसी दा मारिया तुलना दा साड़िया, कंपैरिजन का। एक भरा पुछदा दूसरे ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭਰਾ that means they are siblings, ਇੱਕ ਭਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, सेम कल्चर सेम नर्चरिंग, तू ता बन गया पाले खां रजाई सी। पंजाबी में हम लोग पाले खां बोलते हैं जो जिंदगी में कुछ सफलता हासिल कर ले वेल्थ में या स्टेटस में, उसको पाले खां बोलते हैं। तो तू ता बन गया पाले खां क्यों रह गया मैं करजाई सी। दूसरा भरा बड़ी हलीमी नाल हम्बलनेस के साथ जवाब देता है, असी इकट्ठे स्कूल जाते सी, वो एक ही स्कूल में जाते थे दोनों भाई। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਸਤਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਰੈਂਗ ਐਟ ਯੋਰ ਡੋਰ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਸਤਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਵੇਲਾ मैं उदों कीती किरत कमाई सी। मैंने अपनी जान लगाई पढ़ा और आज ये बन गया। तुलना ओ भैड़िए तुलना, तू कित्थों दी आई सी, हिरख दी तीली बाल तू क्यों अग लगाई सी। So this was something which I wrote in the I published a series on peace of mind. On that series this was my first poetry. अगर हम तुलना निकाल दें अपने मन से, ये भावना निकाल दें तुलना की, तो I think 50% of our problems will get sorted out immediately. ये मेरा मानना है। Remarkable हरप्रीत, आई मीन दिस वाज ऑल मोटिवेशन पेपर्ड ऑल अलोंग द वे। जैसे आप ये शायरी बोलते जा रहे थे, हर एक स्टैंजा उसका या हर एक वर्ड बहुत कुछ सिखा जा रहा था। वो खुद भी अपनी शायरी बाद में पढ़ते बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो हरप्रीत आपकी एक सीरीज आई थी गालिब से गुफ्तगू, ये एक 12 वीकली एपिसोड्स था जो आई थिंक आपने रिलीज किया था बिटवीन जुलाई टू सितंबर दिस ईयर, एंड वो काफी आपकी हिट रही। इनफैक्ट आई थिंक आपके यूट्यूब चैनल को भी इट हैज गिवन लॉट्स ऑफ व्यूज, प्रोबेबली मोर देन 1 लाख व्यूज एंड इवन 400 प्लस सब्सक्राइबर्स। सो हाउ डू यू कॉन्सेप्चुअलाइज इट? ये मतलब जो अगर हमारे व्यूअर्स अगर उसके कुछ कपलेट सुनना चाहते हैं तो क्या यहाँ आप कुछ सुना सकते हैं? व्हाट वाज इट दैट रियली अट्रैक्टेड द व्यूअर्स और इतना सारा एंगेजमेंट लेकर आए? वो मेरा अच्छा एक प्रोजेक्ट रहा। मैंने जैसे मैंने आपको कहा कि मैं उर्दू सीखने का शौक हुआ, तो मैंने उर्दू जो है वो एलिमेंट्री बुक से शुरू की और यूट्यूब से शुरू की। जो यूट्यूब में बड़े अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, तो अपना कागज पेन लेके बैठना और मैंने अल्फ बे से शुरू किया। जैसे हम ABC बोलते हैं, उर्दू में अल्फ बे है, तो वहां से शुरू किया। कुछ बुक्स मंगवाई एलिमेंट्री, और फिर जैसे मैं एक सेक्टर 17 चंडीगढ़ में बड़ी पुरानी दुकान है बुक्स की, वहां मैं गया तो मेरे को गालिब की एक बुक है दीवाने गालिब, तारिक महमूद साहब की लिखी है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि उर्दू में अच्छी नज़में सब हैं गालिब की, साथ में वो हिंदी स्क्रिप्ट में भी लिखी हैं और इंग्लिश स्क्रिप्ट में भी लिखी हैं। तो इट वाज इजियर फॉर मी टू रीड, और उसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उर्दू के, नीचे उनके मीनिंग भी दिए हैं हिंदी में या इंग्लिश में। तो मेरे को पढ़ने में, अगर आप ऐसे गालिब को पढ़ो तो शायद, क्योंकि उसमें उनकी लैंग्वेज में, उनके बोल में पर्शियन लैंग्वेज का भी इन्फ्लुएंस था। आपको उर्दू, आई डोंट नो कितनी बैकग्राउंड पता है, लेकिन उर्दू लैंग्वेज इट वाज मुगल्स के टाइम पे ये इजाद हुई थी। हिंदी और उर्दू को हिंदुस्तानी बनी थी, और हिंदी और पर्शियन को मिला के, और फिर ये धीरे धीरे बढ़ती अब इसका रसूख सारी दुनिया में है। लेकिन जो इसका जन्म हुआ, जो ओरिजिन हुआ, वो हिंदुस्तान से शुरू हुआ। तो गालिब साहब जो हैं, उनकी लैंग्वेज में कुछ पर्शियन वर्ड्स हैं, कुछ उर्दू के ऐसे वर्ड, एवरी लैंग्वेज इवॉल्व्स विद टाइम। तो ही वाज पोएट इन 18th सेंचुरी। तो मैंने जब वो पढ़ा तो मेरे को उनके मीनिंग अच्छे से समझ लगे। जब मेरे को अच्छे से समझ लगे तो मैंने उसको मीनिंग्स को और अच्छे समझने, कई लोगों ने YouTube के ऊपर बड़े अच्छे से उनको विस्तार से बताया है कि व्हाट इज द बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टांजा। जब मैंने वो पढ़े तो मेरे को और भी उसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ। आई गॉट टू अंडरस्टैंड दोस स्टांजास
इन डेप्थ। लेकिन जब मैं उसको रिसर्च कर रहा था, महसूस हुआ कि एक लेमैन के लिए, जैसे मैं अभी भी लेमैन ही हूं, लेकिन मेरे जैसे नौसिखिए के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है या कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें मेरे को रिसाइटिंग भी हो जाए, उसकी उर्दू के लिरिक्स भी आ जाए हिंदी में या इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट में, उसके हिंदी में मेरे को कोई मीनिंग भी बता दे, उसके थीम को समराइज करके भी बता दे, और उसके इंग्लिश में मीनिंग जो है वो सबटाइटल्स में आ जाए। मिलता एक मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मेरे को गजलें 12 उनकी गजलें मैंने चुनी जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, और उनमें से फिर मैंने एक के ऊपर काम करना शुरू किया। तो उसमें सबसे पहले मैंने उस गजल को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपनी शायरी, अपना एक शेर लिखा, दिस इज व्हाट यू प्रोबब्ली वुड सी इन दैट गजल। उसके बाद फिर मैंने गालिब से गुफ्तगू का नाम था, तो मैंने गालिब के बारे में जो उनकी लाइफ है वो इकट्ठे किए, विकीपीडिया पढ़ के या और कुछ लिटरेचर पढ़ के, और वो 4-5 फैक्ट्स मैंने हर एक स्लाइड जो है वो हर वीडियो में डालनी शुरू। जैसे गालिब का जन्म कब हुआ, उनका असली नाम क्या था, उनकी मैरिज कब हुई, उनकी नौकरी बहादुर शाह जफर के जमाने में उनको मिर्जा का खिताब कब मिला, गालिब का तखल्लुस कैसे रखा, पहले असद था तखल्लुस। तो ऐसे जो उनके लाइफ के प्रति फैक्ट्स थे, उनकी कितनी सैलरी थी पहली बार जब वो जॉब में लगे, और दर्शकों के साथ उन वीडियोस के थ्रू धीरे धीरे करके शेयर किए। तो एक स्लाइड उसको डेडिकेट की। देन आई यूज्ड टू समराइज द थीम ऑफ द पोएट्री बिफोर रिसाइटिंग द पोएट्री। तो मेरे व्यूअर्स को समझ लगे कि भाई वो क्या सुनने जा रहे हैं, उसका असल मीनिंग जो है ना वो क्या है। उसके बाद फिर मैंने वो लिरिक्स जो हैं वो रनिंग ट्रांसक्रिप्ट में चलते रहे। सो आई यूज्ड टू रिसाइट ए स्टांजा, देन आई यूज्ड टू गिव ए वॉइस ओवर इन हिंदी प्लस सिंपल उर्दू में उसकी बोल के बताना, और साथ में उसी की इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट जो है वो सबटाइटल्स में देना ताकि लोग उसको पढ़ भी लें, दे गेट इनफ टाइम। और ऐसे करके फिर मैंने उसको क्लोज किया। तो ये जब मैंने पहला एपिसोड बनाया और पहले या दूसरे के बाद मेरे को कुछ और फीडबैक मिली, कुछ क्रिटिकल फीडबैक, कुछ एप्रिशिएशन फीडबैक। तो मैंने क्रिटिकल फीडबैक के ऊपर काम किया, एंड देन एज वी मूव्ड अलोंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो मेरा टारगेट था कि मेरे को 12 तो मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई आप सब लोग करते गए और हम बनाते गए। तो ये था मेरा सफर गालिब से गुफ्तगू का। वाओ, आउटस्टैंडिंग हरप्रीत। और उसमें मेरी जो एक उनकी पोएट्री थी जो बड़ी मशहूर हुई, जस्ट गिव मी अ टाइम, ये आह को चाहिए एक उम्र। गालिब कहते हैं कि मोहब्बत पाने के लिए कई बार सारी उम्र भी कम पड़ जाती है। तो ये उस थीम के ऊपर थी ये पोएट्री। हालांकि मैं आप सारा थीम तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आपको रिसाइट करके उसके 5-6 कपलेट्स हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा यहाँ। आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक, कौन जीता है तेरी सर होते तक, तुम्हारे जो जुल्फ के नखरे हैं वो सारी उम्र भी चल सकते हैं, और मेरे को अपनी मोहब्बत मिलने में सारी उम्र भी शायद दरकार ना हो। दामे हर मौज में है हल्का एसद कामे निहंग। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टांजा है तो मैं इसका मीनिंग बताऊंगा। दामे हर मौज में है हल्का एसद कामे निहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होते तक। तिनका समंदर की लहरों से नीचे जाता है, तो समंदर की हर लहर में एक चैलेंज है, उसमें घड़ियाल रहते हैं, वो उस कण को एब्जॉर्ब करने की, खाने की चेष्टा में रहते हैं। लेकिन जो तिनका रेत का है वो नीचे पहुंचते पहुंचते वो एक्यूमुलेट हो जाता है विद सो मेनी मिनरल्स, तो वो एक मोती बन जाता है। गोहर मीन्स मोती। तो ये लिखा है कि हर लहर में, समंदर की हर लहर में एक घड़ियाल बैठा है उस तिनके को खाने के लिए, लेकिन देखते हैं कि वो गोहर होते तक उस पर क्या बीतती है। तो क्या खूब लिखा है, दामे हर मौज में है हल्का एसद कामे निहंग। कामे निहंग मीन्स घड़ियाल, देखे क्या गुजरे है कतरे पे, वो जो तिनका है, गोहर होते तक, मोती बनने तक। आशिकी सब तलब है और तमन्ना बेताब। आई थिंक इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड। आशिकी सब तलब है और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग खूने जिगर होते। जिगर का खून भी हो जाए तो उसका तब तक मैं कैसे वेट करूं। हमने माना के तगफुल ना करोगे लेकिन, हमने माना के तगफुल ना करोगे लेकिन, तगफुल मीन्स उपेक्षा, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होते तक। ये सब मैं तुमसे उपेक्षा तो नहीं करता, लेकिन जब तक तुम रियलाइज करोगी कि फला आदमी मेरे को इतनी मोहब्बत करता है, शायद इतनी देर हो जाए कि मैं पुरदे खाक हो जाऊं, मेरी मौत हो जाए। परतवे खौर से है शबनम को फना की तालीम। ये भी थोड़ा सा हैवी स्टैंजा है, सो आई विल एक्सप्लेन। परतवे खौर से है
शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूं एक इनायत की नजर होते तक। परतवे खौर मीन सूर्य की रोशनी। अगर आपने देखा हो, शबनम मीन्स ओस, ड्यू। ड्यू के ड्रॉप्स की जो लाइफ है वो सूरज की रोशनी तक ही है। जैसे ही जो ओस है वो खत्म हो जाती है, मर जाती है। और वो कहते हैं कि मेरी भी जिंदगी उतनी है, बस तुम एक नजर मेरे से देख लो तो मैं शायद जिंदा ना रहूं। तो परतवे खौर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूं एक इनायत की नजर होते तक। यक नजर बेश नहीं फुर्सते हस्ती गाफिल, गर्मी बज़म है एक शरर अक्से शरर होते तक। जो फ्लेम की जो आग है, जो चिंगारी है, उसकी गर्मी भी तभी है जब रात होती है। जब दिन होता है तो फ्लेम भी बुझ जाती है और वो सब खत्म हो जाता है। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, मेरे हस्ती में गम है उसका क्या इलाज हो। शमा हर रंग में जलती है सेहर होते तक। जिंदगी तो जीनी है जितनी लिखी है खुदा ने, भगवान ने, तो शमा को हर रंग में जलना है सेहर होते तक। ये उनकी नज्म जो मेरा 11th वो थी। This is my favorite of all, although all 12 and all are great, but this has been my favorite. आउटस्टैंडिंग एंड मेस्मराइजिंग हरप्रीत। आई मीन मेरे पास वर्ड्स भी कम है इस चीज की, जो आपने जो शायरी अभी जो सुनाई उसकी खूबसूरती को बताने के लिए। जो गालिब की पोएट्री के ऊपर मैं पहला और आखिरी इंसान नहीं हूं जिसने पब्लिश किए हैं, लेकिन शायद मेरी ये एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट थी कि जैसे आपने सुना गालिब को, आपको जैसे वो पोएट्री का मीनिंग पता चला, सुनने में भी पता चला और लिखने में भी पता चला, और दैट वाज द यूनिकनेस ऑफ, दैट्स ऑल आई हैड टू से। थैंक यू। या सर्टेनली। सर हरप्रीत, अभी आपने काफी पोएट्रीज लिखी है पीस ऑफ माइंड के ऊपर। नाउ वन क्यूरियस क्वेश्चन आई हैव इज लाइक, हाउ डज वन डिफाइन इट? इज इट अटेनेबल या फिर ये एक मृग तृष्णा है? बहुत मुश्किल सवाल पूछती हैं आप। कोई बात नहीं, आई विल अटेम्प्ट टू आंसर। देखिए, ये जो पीस ऑफ माइंड है, हम इसको मेंटल हेल्थ भी बोल सकते हैं। करेक्ट। हम लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत जागरूक हैं, वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट। हमें न्यूट्रिएंट्स कितने लेने चाहिए, 60% कार्ब्स, 20% प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, सॉल्ट, सोडियम, कैल्शियम, अब तो हर चीज के टेस्ट आ गए। वी नो आवर बॉडी वेल, व्हाट आर वी ईटिंग, दैट इज फॉर आवर फिजिकल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ या पीस ऑफ माइंड जो है वो जिंदगी में जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम दुख झेलते हैं, देखो जिंदगी तो है तो दुख है। और एक चीज और भी, मैंने बड़ी अच्छी पोएट्री लिखी है, दुख बिना सुख अधूरा। इफ टाइम परमिटेड आई विल रिसाइट इट। अगर दुख नहीं हो जिंदगी में तो फिर सुख का मजा ही नहीं है ना। तो ये इट इज पार्ट ऑफ पीस ऑफ माइंड। तो ये जो पीस ऑफ माइंड, मेंटल हेल्थ है, ये हमारी पर्सनल करता है, हम कैसे उसको मोल्ड करते हैं। कई चीजें आपको डीएनए में मिलती हैं, हेरिडिटी होती हैं, कईयों को एंजाइटी लेवल अपने आप हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हम कॉन्शियसली अवेयर होकर अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने गौर गोपाल दास जी का एक वीडियो देखा जिसमें पीस ऑफ माइंड या मेंटल हेल्थ के ऊपर उन्होंने, बड़ा अच्छा वीडियो है, आई विल रिकमेंड ऑल माय व्यूअर्स ऑफ दिस पॉडकास्ट आल्सो टू सी। उन्होंने, मेरे को कुछ बहुत अच्छा लगा उनका ये वीडियो, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, यू इमेजिन ए बॉल ऑफ ग्लास एंड ए रबर बॉल इन योर हैंड, यू थ्रो योर ग्लास बॉल, इट विल ब्रेक इनटू पीसेस एंड शैटर। ये आपकी एक पर्सनैलिटी है। दूसरी पर्सनैलिटी है, आप रबर की गेंद हो और आपको जब फर्श पे, फ्लोर पे फेंका जाता है तो आप कैसी पर्सनैलिटी चाहते हो? दुख तो, अनसर्टेनिटी, एंजाइटी, स्ट्रेस, सॉरोज, सैडनेस, ये सब तो लाइफ के हिस्सा हैं, ये तो आएंगी। कुछ आपको समय तो आपको बता के नहीं रहता कि कल क्या होने वाला है, तो अच्छा भी हो सकता है। ऑल्दो वी ऑल वर्क फॉर गुड, बट देयर आर बैड टाइम्स यू कांट अवॉइड, तो ये तो आएंगे। अब आपकी अगर पर्सनैलिटी ब्रिटल है तो आप कांच की बॉल की, और अगर आपकी पर्सनैलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी है, अवेयरनेस है, पर्सपेक्टिव्स हैं, आपने दुनिया को एक्सप्लोर किया है, रिफ्लेक्शन है आपके अंदर, समझ है, तो आप गेंद, जो रबड़ की गेंद है, उसकी तरह से यू विल बाउंस बैक। ये तो आना जाना लगा रहता है, दुख और सुख तो आना जाना है। तो उन्होंने पीस ऑफ माइंड के ऊपर बड़े अच्छे से समझाया, 3 प्रिंसिपल्स दिए, which I totally agree. One is that आप जो है वो सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? What is the fodder to your mental health? हम खाने के लिए तो बड़े अवेयर हैं, मैंने आपको बताया, दूध पीना है, दही खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ में हम क्या, हमारी इंग्रेडिएंट्स क्या है? हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हम क्या बात करते हैं, क्या पढ़ते हैं,
किससे बात करते हैं, क्या लिखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे गो इनटू मेकिंग और डिटेरियोरेटिंग अवर मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले तो आपका जो यू शुड बी अवेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट यू आर ग्रास्पिंग इनसाइड यू। आप रोज पढ़ते हो, लिखते हो, बिहेव करते हो, लोगों से इंटरेक्शन करते हो, एंगेज करते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर प्रिंट, सब कुछ, टीवी चैनल्स हैं, 1-to-1 फेस है, उसमें जो आप पढ़ते, लिखते, सुनते हो, दैट इज योर फोल्डर। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगा। तो बी अवेयर ऑफ दैट। सेकंड इज, हमें लगता है कि दूसरे सब सुखी हैं, मैं ही दुखी हूं। गुरु नानक देव जी जो सिखों के पहले गुरु हैं, उन्होंने बहुत पहले लिखा था अपनी वाणी में, नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में सब दुखी हैं भाई, तो दुख ज्यादा जरूरी है जिंदगी में सुख से। इमेजिन ए लाइफ विदाउट एनी दुख, दैट लाइफ इज वर्थलेस। आपको रोज अपने बेड पे बैठे बिठाए 36 पदार्थ मिल जाए, व्यंजन मिल जाए, एसी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, वो अच्छा लगेगा? कैन यू लिव दैट लाइफ? नो, आई बिलीव नो। तो नानक दुखिया सब संसार, ये जो कंपैरिजन करने की, फेसबुक पे फैमिली फोटोग्राफ किसी की देखते हैं तो सोचते हैं यार वो देखो कितना खुश है, उसके बच्चे देखो कितना प्रोग्रेस कर गए, वो हर वक्त देखो वो ट्रेवल ही करते हैं, वेकेशन पे ही रहते हैं, और एक आप हो के हमें कहीं लेके नहीं जाते, है ना। या वो देखो उसने कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, या उसने देखो वो उसने कितनी बड़ी गाड़ी ले ली है, या उसका कोठी और मकान कितना बड़ा है। ये कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को डिमिनिश कर रहे हैं। किसी चीज को छोटा करने के दो तरीके हैं, या तो लाइन अपनी छोटी कर लो या दूसरे की बड़ी कर दो। हम ये दोनों कर रहे हैं। हम अपनी, अगर एक इंसान अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं कर सकता तो दूसरे क्यों करेंगे? सो व्हेन यू डिमीन योरसेल्फ इन योर ओन आईज, how will other people respect you? So that is a vicious cycle, and that is how you fall in the trap of comparison, तुलना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। वो पीस ऑफ माइंड अटेन करना है, अगर आपको शांति से रहना है तो भैया ये तुलना करो, लेकिन इंस्पिरेशन से करो। मिल्खा सिंह से करो ना, उनसे इंस्पिरेशन लो, अच्छे लोगों से करो, देखो वो उन्होंने जिंदगी में क्या किया, व्हाई कांट यू डू इट? लर्न फ्रॉम देम। आई एम लर्निंग फ्रॉम यू के पॉडकास्ट कैसे बनाते हैं, कैसे इंटरव्यू करते हैं। तो ये सब चीजें। तीसरा प्रिंसिपल जो उन्होंने कहा, कंपनी मैटर्स। किस कंपनी में आप देखिए, आप किसी में मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, आपका एक व्यवहार करने का तरीका बदल जाता है, एकदम से कुछ मेडिटेशन टाइप आ जाती है। आप हॉस्पिटल जाइए, क्रीमेशन ग्राउंड जाइए, आप थोड़े दुखी हो जाते हो। तो हॉस्पिटल या गुरुद्वारा या क्रीमेशन ग्राउंड बने तो सब ब्रिक्स के हैं, सेम ब्रिक, सेम सीमेंट, सेम बजरी, सेम रेता। तो फर्क क्या है? फर्क है वहां की जो क्राउड है उसके अंदर क्या फीलिंग है। उसको यू आर क्राउड, यू आर फॉर समबडी एल्स, यू आर ए क्राउड, एंड फॉर यू एवरीबॉडी इज अ क्राउड। तो उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं, वो एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। वो एनवायरनमेंट आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप ऐसे एनवायरनमेंट को ढूंढिए, ऐसी कंपनी को ढूंढिए, ऐसे लोगों से बात करिए जो पॉजिटिविटी रखते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, जो जैसे बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, अगाम वधू गल्लां करते हैं, जो फ्यूचर में हैं, जो जेन्युइन बातें करते हैं। दुख भी है, दुख भी शेयर करना चाहिए, मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो जेन्युइनली कोई बोलने वाला होना चाहिए, जेन्युइनली कोई सुनने वाला होना चाहिए। आप किसी से अरे गहरे से दुख शेयर करके देखो, ही विल फील मोर हैप्पी। तो आपको वो और नीचा महसूस करता है। ऐसे लोगों से क्यों मिलना, क्यों फेक रिलेशंस बनाने? ये अगर तीनों प्रिंसिपल्स अगर हम कंबाइन कर लें, और इसके इजियर सेड देन डन बाय द वे, लेकिन अगर और इसके ऊपर धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट करें एंड एक्शनेबल बनाएं उसके ऊपर, तो पीस ऑफ माइंड इज अटेनेबल, बट it is a dynamic situation. Once attained is not attained. It is a continuous process. मेरा मानना यह है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसे इवॉल्व हो जाए कि फिर परवाह ही ना हो कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। आप हर मौला बन जाओ, हरफन मौला हो जाओ, अपने आप में खुश रहो, लोगों को खुश रहने दो। देखो, पीस ऑफ, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन टू सम एक्सटेंट। एब्सोल्युटली हरप्रीत, आपने बहुत ही एनरिचिंग मैसेज शेयर किया है। वी आर व्हाट वी थिंक। एप्टली समराइज्ड।